हेलो स्टूडेंट्स, हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने एल्वियोलर सरफेस पर गैसियस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वियोलाई से टिश्यू में होता है और टिश्यू लेवल पर गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है, वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज। मतलब जब हमने इनहेलेशन किया था, जब सांस अंदर की तरफ ली थी, तब वो लंग्स में एंटर करती है और लंग्स से फिर एयर कहाँ चली जाती थी? एल्वियोलाई में चली जाती है। फिर एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती थी, तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता था। तो एल्वियोलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू आ जाती थी और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती थी। ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। ओके, तो ब्लड जो होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का कैरियर होता है। जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो ये ऑक्सीजन को पिक कौन कर लेता है? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब सबसे पहले एयर लंग्स में आती है और लंग्स ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहती है, तो गैसेस का एक्सचेंज फर्स्ट कहां पर होता है? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, मतलब ब्लड के बीच में होता है। तो ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। तो जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आती है, तो वहां क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पिक कर लेता है। क्लियर? और फिर ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाई जाती है। इस जर्नी में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, हार्ट के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। उसके बाद वो वेरियस ऑर्गन्स में पंप कर दिया जाता है और टिश्यू में पंप कर दिया जाता है और वो ओर्टा के थ्रू होता है। क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये पल्मोनरी सर्किट है। यहाँ लंग्स में ब्लड प्योर होने के लिए आया है। यहाँ पर जब लंग्स में ब्लड प्योर हो जाता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? ये लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में ये कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से फिर वो कहाँ चला जाता है? डिफरेंट जो ऑर्गन्स है बॉडी के, वहां चला जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो वो लेफ्ट ऑरिकल में आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, उसके बाद वो वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज में पंप कर दिया जाता है ओर्टा के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ तो हमने इसकी बात की कि कैसे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पिक करता है और कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पढ़ते हैं पिकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। कैसे ऑक्सीजन को पिक करता है? तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अब जैसे हम क्या बात करते हैं, ये है आरबीसी। क्लियर? ये है आरबीसी। इस आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? एक तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की जरूरत के लिए ये होता है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और ये हीमोग्लोबिन ब्लड बफर की तरह भी काम करता है। क्लियर? अब हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe+2 स्टेट में होता है। Fe+2 किसमें? हीमोग्लोबिन में। ओके, जब ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाता है, कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो इस केस में क्या बन जाएगा? HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। क्लियर? तब भी ये Fe+2 स्टेट में ही रहता है। Fe+2 स्टेट में ही रहता है। तो कहने का मतलब, जब हीमोग्लोबिन अकेला था तब उसमें जो आयरन था वो Fe+2 स्टेट में होता है। जब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइंड हो जाती है तब भी फेरस Fe+2 स्टेज में ही रहता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत लूज होता है और रिवर्सेबल एक्शन होती है, जो कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड रहता है। क्लियर? एल्वियुलर सरफेस पर जो पीओटी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो 100 mmHg होती है। इस हाई प्रेशर पर हीमोग्लोबिन बहुत क्विकली ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाती है और क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है।
और टिश्यू सरफेस पर PO2 बहुत लो होती है, लगभग 40 mmHg होती है। तो ये कॉम्बिनेशन ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कब कंबाइन होंगे? हाई PO2 पर। ये कब कंबाइन होंगे? हाई PO2 पर। हाई PO2। और ये हाई PO2 भी कौन से लेवल पर होगी? एल्वुलर लेवल पर। क्लियर? तो यहां क्या बन जाएगा? HbO2। क्लियर? अब ये HbO2 बना कहाँ है? जब एल्वुलर सरफेस पर, ये एल्वुलर सरफेस है, एल्वुलर सरफेस पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 जब 100 mmHg होती है, मतलब हाई PO2 होती है, तो इस हाई प्रेशर पर हीमोग्लोबिन क्विकली किसके साथ कंबाइंड हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना देता है? HbO2। और अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें, अब हम यहाँ किसकी बात करते हैं? लो PO2 की। लो PO2। और ये कहां पर हो रहा है? टिश्यू लेवल पर। क्लियर? तो टिश्यू सरफेस पर PO2 बहुत कम होती है और ये लगभग कितनी होती है? 40 mmHg होती है। तो इस टाइम पर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन का, ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। क्लियर? तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कब तो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है और कब इसका डिसोसिएशन होता है। क्लियर? तो ये PO2 के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब आगे हम बात करते हैं, ये पूरा तो हमने देखा कि कैसे तो ऑक्सीजन इसके साथ में कंबाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ में और कैसे इसका डिसोसिएशन होता है। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। क्लियर? और ये इसका जो रेड कलर होता है ब्लड का, वो इसी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन का रेड कलर। ये आरबीसी की ल्यूमन में प्रेजेंट होता है, ये भी अभी हमने देखा था। ये प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, मतलब हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल अमाउंट होता है वो कितना होता है? 15 mg पर 100 ml। मतलब 100 ml ब्लड में 15 mg कितना होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब 1 mg हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है। कितना? 1 mg of hemoglobin, 1 mg of hemoglobin can combine with about 1.34 ml oxygen. Clear? 1 mg हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है। तो इस टाइप से अगर हम एवरेज देखें तो जो 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड, और इस 100 ml ब्लड में कितना है? 15 mg हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये जो अपन एवरेज देखते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड मतलब 15 mg ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग 19.4, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 20 ml, या फिर एग्जैक्टली की हम बात करें तो कितना होगा? 19.4 ml ऑक्सीजन को ये कैरी कर सकता है। क्लियर? तो नॉर्मल जो लेवल होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन का वो 15 mg पर 100 ml होता है, मतलब 100 ml में 15 mg हीमोग्लोबिन होता है। 1 mg हीमोग्लोबिन अगर 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो 100 ml ब्लड में जो 15 mg हीमोग्लोबिन है वो कितने के साथ होगा? तो 15 mg इंटू 1.34 हो जाएगा, तो लगभग 19.4 या 20 ml ऑक्सीजन के साथ में ये कंबाइन हो सकता है। क्लियर? 100% हीमोग्लोबिन कभी भी ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेटेड नहीं होता है, चाहे हाई PO2 हो, चाहे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, फिर भी 100% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है। मैक्सिमम 95 to 97% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट हो सकता है। कितना? 95 to 97%। क्लियर? इतना हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ सकता है। 100% सैचुरेशन कभी भी नहीं होता है। क्लियर? अब जो वीनस ब्लड होता है,
जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वहां भी 75% हीमोग्लोबिन अभी भी ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेटेड होता है, चाहे वो वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन केवल 20% ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ में ही एसोसिएट थी जो टिश्यू को दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन एसोसिएशन विद ओनली 20% ऑफ हीमोग्लोबिन इज गिवन टू द टिश्यूज। क्लियर? अब इसका मतलब ये है कि केवल 4 से 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यूज को दी जाती है 100 ml ब्लड में से। क्लियर? तो ये जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आयरन की जो स्टेट होती है Fe+2 वो चेंज नहीं होती, Fe+2 से Fe+3 नहीं होता है, वो Fe+2 स्टेट में ही रहता है। तो आयरन हमेशा यहाँ Fe+2 स्टेट में ही रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी की। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी क्या होती है? तो पहले यहाँ हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको अभी उधर बताया था। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या था कि एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ गई थी? ब्लड कैपिलरीज में। इधर से इधर की तरफ मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg था और कैपिलरी में 40 mmHg था, तो इसका मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है, इसलिए इधर इधर से मूवमेंट ब्लड कैपिलरीज में होता है। तो अब जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है तो इस ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाती है और क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना देती है। क्लियर? तो ये तो एल्वेलर लेवल पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ था। अब यहाँ टिश्यू लेवल पर हम देखें तो ये ब्लड कैपिलरीज है और ये टिश्यू सेल्स हैं। अब यहाँ जो ब्लड आया है वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां पर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95 mmHg है, और इधर टिश्यू में कितना है? PO2 40 mmHg है। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट किधर से किधर होगा? इधर ब्लड से टिश्यू की तरफ होगा। तो इधर से ये ऑक्सीजन किधर मूव करेगी? टिश्यू की तरफ मूव करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड किधर मूव करेगी? टिश्यू से ब्लड की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ जो ब्लड आया था वो आर्टीरियल ब्लड था। अब यहाँ से जब टिश्यू इसको कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो उसके बाद में ये ब्लड कैसा हो जाता है? वीनस ब्लड हो जाएगा। तो इस ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल अब कम हो जाएगा। कितना? यहाँ PO2 40 mmHg रहा है, क्योंकि यहाँ जो हाई था, इधर जब लो था तब ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर गई और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई, तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ कम हो गया। इसलिए ये जो ब्लड होता है ये वीनस ब्लड कहलाता है, यहाँ PO2 40 mmHg होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी की। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी क्या होता है? क्लियर? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी जो होती है वो आइडियल होती है। ये ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है। ये मेनली किस पर डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। क्लियर? और इसको हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? PO2 से एक्सप्रेस करते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है वो हायर PO2 पर हाई होती है। मतलब अगर PO2 हाई होगा तो इसकी ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होगी वो भी क्या होगी? हाई होगी। क्लियर? अगर PO2 लो होगा तो ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो भी लो होगी। क्लियर? तो एल्वेलर लेवल पर जहां पर PO2 हाई होता है वहां हीमोग्लोबिन क्विकली ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाती है, और टिश्यू लेवल पर जहां PO2 लोअर होता है वहां हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है और वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कब कंबाइंड होती है? एल्वेलर लेवल पर। यही देखा था हमने, क्योंकि एल्वेलर लेवल पर क्या होता है? वहां पर PO2 हाई होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के क्या बना देते हैं? HbO2। फिर हमने क्या पढ़ा था? टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें
तो टिश्यू लेवल में PO2 क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ये जो HbO2 होता है इसका ब्रेकडाउन किस में हो जाता है, वापस Hb और O2 में हो जाता है। क्लियर। तो हम वही बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए हाई कब होगी, हायर PO2 पर, और लो कब होगी, लोअर PO2 पर। इसीलिए एल्वेलर लेवल जहां पर PO2 हाई होता है वहां पर तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्विकली कंबाइंड हो जाता है, लेकिन टिश्यू लेवल पर जहां PO2 लोअर होता है वहां हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है ऑक्सीजन से, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो होता है वो PO2 जब 30 mmHg होती है तब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है, और 40 mmHg पर 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेटेड हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कैसे होता है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। Oxygen hemoglobin affinity. Clear? The affinity of hemoglobin for oxygen is high at higher PO2 and low at lower PO2. Thus, at alveolar level where PO2 is high, hemoglobin quickly combined with oxygen, but at tissue level where PO2 is lower, oxyhemoglobin dissociate to release oxygen. यह भी हमने देखा ही था। अब इस कर्व से हम समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो आप यहाँ देखिए कि जो 50% ये क्या है, ये 40 है, ये 60, और यहाँ क्या होता है, 50 होता है। क्लियर। तो अब आप यहाँ देखिए, ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, 30 है। 30 पर आप देखिए ये जो ग्राफ है ये यहाँ आकर खत्म हो रहा है, और यहाँ कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 30 है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब PO2 30 mmHg होती है, यहाँ कितना होगा, 30, जब PO2 30 mmHg होती है तब 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ 50% जो है वो परसेंट सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में। तो PO2 के 30 mmHg होने पर इसका ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना होता है, 50% होता है। क्लियर। और जब 40 mmHg होता है, जब PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 40 mmHg होता है तो लगभग 75% ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेटेड हो जाता है। तो यहाँ देखिए 75% ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कब होता है, 40 mmHg पर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसी कारण से जो वीनस या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेटेड रहता है, क्योंकि ब्लड में PO2 कितनी होती है, 40 mmHg होती है यहाँ पर। अब हीमोग्लोबिन जो है वो एक सैचुरेशन लेवल मतलब 95% सैचुरेशन से ज्यादा वो ऑक्सीजन का टेकअप नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हमने मतलब 95 या 98% तक उसका सैचुरेशन हो सकता है, 100% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ में कभी भी नहीं होता है। क्लियर। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो ये रिलेशनशिप होती है इसको एस शेप कर्व से डिटरमाइन किया जाता है, और इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये पीएच पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए कि लंग्स में जब पार्शियल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 100 mmHg होता है, यहाँ देखिए लंग्स है, जब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 100 mmHg होता है, तो इस पार्शियल पर हीमोग्लोबिन की जो हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो कितनी होती है, 98% होती है, 100% कभी भी नहीं होती है। क्लियर। मतलब चाहे PO2 100 mmHg हो जाए लेकिन ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 98% तक ही होती है, 100% हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेशन नहीं होता है। जबकि हम टिश्यू लेवल पर बात करें, ये टिश्यू है, तो यहाँ टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गन जो है उसमें टिपिकल PO2 कितना है, 40 mmHg होता है, और यहाँ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो कितनी है, लोअर एफिनिटी है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब टिपिकल PO2 40 mmHg है तो यहाँ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए लोअर एफिनिटी है एंड अफ्लोड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ 75% सैचुरेशन है, तो यहाँ क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को दे दी जाती है। क्लियर। तो ये हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। तो जब ब्लड
टिश्यू तक पहुंच जाता है तो वापस गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये जो एक्सचेंज है, 1 मिनट, ये जो गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू लेवल पर होता है, ये ब्लड और ईसीएफ के बीच में होता है। ये देखिए, ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ये टिश्यूज हैं, मतलब टिश्यू में सेल्स होगी, उस सेल्स के जो बाहर का पार्ट होता है, हर सेल के बाहर का जो मीडियम होता है उसे हम बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर? तो इस लेवल पर ईसीएफ में PO2 जो है वो कितनी होती है, लो होती है, लगभग कितनी, 40 mmHg होती है। लेकिन जो ब्लड है, कैपिलरीज, ये आर्टीरियल जो ब्लड है, इस ब्लड की PO2 कितनी है, 100 mmHg है, और टिश्यू की जो ECF है वहां कितनी है, 40 mmHg है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो डिफरेंस होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके डिसोसिएशन को प्रमोट करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है, और ऑक्सीजन जो है वो क्विकली डिफ्यूज हो जाती है ब्लड से ECF में हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ PO2 कितनी है, 40 mmHg, और यहाँ PO2 100 mmHg है। इसीलिए ऑक्सीजन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ब्लड से टिश्यू या ECF की तरफ होगा। क्लियर? अब ECF से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर? सेल्स में ऑक्सीजन फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज करने में यूटिलाइज हो जाती है और एनर्जी को जनरेट करती है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि हार्मफुल होती है और इसको ECF को देना होता है। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ECF में हाई होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे आप देखिए कि ये जो ब्लड है और ये जो हमारा टिश्यू के सेल्स के बाहर की तरफ जो ECF है, हमने यहाँ क्या देखा अभी, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये सेल्स हैं और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, और ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ECF कहलाता है। क्लियर? अब हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो तो कितना है, 100 mmHg है, क्या, PO2, और जबकि यहाँ ECF में कितना है, ये 40 mmHg है। क्लियर? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ब्लड से ECF की तरफ ऑक्सीजन मूव कर रही है, यही हमने पढ़ा था। तो ये डिफरेंस ही क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन करवाता है, और ऑक्सीजन क्या होती है, हीमोग्लोबिन से सेपरेट होकर के ECF में चली जाती है। अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कहाँ हो रही है, ECF में हो रही है ब्लड से। अब ये ECF से ऑक्सीजन अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। क्लियर? अब सेल्स में क्या होता है, जब ये सेल्स में जाएगी ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगी, हम जो फूड लेते हैं, यहाँ देखिए, हम जो फूड लेते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन आई है अभी, ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस फूड का ऑक्सीडेशन करती है, इसको ऑक्सीडाइज करती है, और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, प्लस एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है। क्लियर? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये सेल्स के लिए हार्मफुल होती है, तो इसको किसको लौटाना होता है, वापस ECF को लौटाना होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लौटा दी जाती है ECF को। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ECF में हाई हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से क्या हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लड था और ये सेल्स थी। क्लियर? तो सबसे पहले इस ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ गई, ECF में गई, फिर ECF से वो कहाँ गई, ब्लड में गई, सॉरी सेल्स में गई, और सेल्स में उस ऑक्सीजन ने क्या किया, फूड को ऑक्सीडाइज किया और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये कहाँ बनी, सेल में बनी। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ दे दिया जाता है, ECF में दे दिया जाता है। क्लियर? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ECF में आ जाती है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, कितना हो जाता है, 45 mmHg हो जाता है। ECF में किसका लेवल, PO2 का, PCO2 का लेवल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 45 mmHg हो गया। जबकि ये जो होता है ब्लड, इसमें PCO2 कितना होता है, 40 mmHg होता है। इसीलिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ मूव करती है, ECF से ब्लड में मूव करती है। अब यहाँ जो ब्लड होगा, ये वाला ब्लड तो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो यहाँ इधर से आया था, और इसने ऑक्सीजन फिर ECF को दे दी थी, ECF से सेल्स में चली गई। अब यहाँ जब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो उसके बाद वो ब्लड कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। क्लियर?
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो PCO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में लोअर होती है। अब ये देखिए कैपिलरी में जो ब्लड है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 और यहाँ कितना है 45। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सेल से मूव करती है ECF में और ECF से आती है ब्लड में। तो ठीक इसी टाइप से ये पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 45 और यहाँ 40 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से वो कहाँ आएगी, ब्लड में आ जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। क्लियर। तो ये जो डिफरेंस होता है पार्शियल प्रेशर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्विकली ECF से ब्लड में डिफ्यूज करवाता है और ये मूवमेंट जो है ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन अब कम हो जाती है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। ठीक है, तो ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाता है। तो ऐसे ब्लड को हम यहाँ क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड कहते हैं। क्लियर। तो PO2 वीनस ब्लड में जो होती है वो कितनी होती है, 40 mmHg। अभी यहाँ देखिए, यहाँ 45 था ECF के अंदर और इधर कितना था। इसको हम एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको क्लियर होगा। इसको हम ढंग से यहाँ समझते हैं आगे, तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। अब आप इसको क्लियर यहाँ देखिए, ये तो क्या है, ब्लड कैपिलरी है। यहाँ जो ब्लड आया है वो कौन सा है, आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है, 95 mmHg। क्लियर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 mmHg। क्लियर। अब ये हो गई सेल्स। ओके, ये सेल्स हुई और ये जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ECF कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो अब यहां देखिए ECF में PO2 कितना होता है, 40 mmHg और PCO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 mmHg। अब आप देखिए PO2 हाई किधर है, इधर 95 है, इधर 40 है। तो ऑक्सीजन तो किधर से किधर मूव करेगी, ऑक्सीजन जाएगी यहां से यहां। क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किधर हाई है, इधर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो अब पहले तो क्या था, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 था, लेकिन जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में आ जाती है तब यहाँ पर क्या हो जाता है, PO2 तो कितना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ दे दी गई है ECF में। तो अब यहाँ PO2 कितना रह गया, 40 mmHg और यहाँ पर PCO2 कितना हो गया, 45 mmHg। क्लियर। तो अभी आप यहाँ देखिए कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, जब ऑक्सीजन यहाँ दे दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ले ली गई, तो क्या हो गया, यहाँ PO2 95 जो थी उससे क्या हो गई 40 और यहाँ जो PCO2 40 था वो यहाँ क्या हो गया 45 हो गया। जस्ट जो कंडीशन यहाँ थी वो यहाँ हो गई। अब ये जो ब्लड होता है ये क्या कहलाता है, वीनस ब्लड। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्लियर। और ये क्या थी, सेल्स थी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो ब्लड आता है वो ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में पुअर हो जाता है। क्लियर। और यहाँ ये क्या है, वीनस ब्लड है। तो यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, इसीलिए हम इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड बोल रहे हैं। और वीनस ब्लड में जो PO2 होती है वो कितनी होती है, 40 mmHg होती है और PCO2 कितनी हो जाती है, 45 mmHg। अब ये वीनस ब्लड वेन्यूल्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अब आप आगे की डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कैसे होता है।